अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अभी हाफ क्लास आइए, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद अटेंडेंस शुरू करते हैं। जी ठीक है सर। अदनान हसन, अदनान हसन, अफरीनिश,
Present, sir. अहमद मुश्तबा, Present, sir. अली हसन, अली हसन, अक्सा, Present. अरफा, Present, sir. अरसलान अली, Yes, sir. अशान अली, Present, sir. बिलाल ताज, Present, sir. बुशरा अशरफ, बुशरा अशरफ, फहमीना, फहमीना मुमताज, फरिया शफीक, हाफिज मोहम्मद हुजैफा, Present, sir. हाफिज जिशान अली, हाफिज जिशान अली, Sir, Famina Mumtaz present. फहमीना मैं बाद में लगाता हूँ। हुमा इमरान, Present, sir. जहांजेब, Present, sir. खालिद हुसैन, खालिद हुसैन, Yes, sir. Yes, sir. खंसा अहमद, Present. किंजा खालिद, Yes, sir. लाइबा इकबाल, Present, sir. लियाकत, लियाकत, महक खालिद, Present, sir. मुबशरा यासीन, Yes, sir. Present. मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर, मोहम्मद तलहा इकबाल, Present, sir. मोहम्मद बस्साम, Present, sir. मोहम्मद अहमद रामे, Present, sir. मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद आरिफ, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। आरिफ इतनी क्लास के बाद कहाँ से आ गए हो? सर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी सर। मोहम्मद दाऊद, Present, sir. मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान वकील, मोहम्मद शुएब, Yes, sir. मोहम्मद सुहेल, Present, sir. मोहम्मद वकास, Present, sir. Present. नासिर सुल्तान, प्रेजेंट सर। Present, sir. Present, sir. निदा सत्तार, Present, sir. निमरा रियाज,
Present, sir. राबिया शाहिद, Present, sir. सादिया कयूम, Present, sir. सबरा नसीर, Present, sir. शाहजेब जमान, शाहजेब जमान, शुएब असलम, प्रेजेंट सर। शुएब असलम, आप भी इतनी छुट्टियों के बाद कहाँ से आ गए हो? सर तबीयत खराब थी बस। जी शुएब, सर तबीयत खराब थी। शुएब ऑनलाइन पढ़ने का शौक है? नहीं सर तबीयत सही नहीं थी। 4 हफ्ते का मतलब सॉरी 4 क्लासेस, इसका मतलब है कि 2 वीक तक। सर कितने परसेंट रिक्वायर्ड आपके अटेंडेंस होनी चाहिए हमारी? 80%। ठीक होगा सर। कितनी छुट्टियां लो होती हैं अब 80% में? ये यूनिवर्सिटी ने मेल भी की है, उसमें 80% में मैक्सिमम 5 जो है। जी ठीक होगा सर, थैंक यू। अगर आपके 30 लेक्चर होते हैं तो, और अगर 32 लेक्चर होते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों की 6 छुट्टियां हो सकती हैं। Present, sir. Present, sir. Present, sir. Present, sir. Tawqir Ahmed Shah. हम बोल रहा हूँ, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। अदनान हसन, अली हसन, बुशरा अशरफ, फहमीना मुमताज, Present, sir. फरिया शफीक, हाफिज ज़ीशान अली, लियाकत, मोहम्मद उमर, मोहम्मद इरफान, शाहजेब जमान।
इसके अलावा बाकी स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट है। एक्सक्यूज मी सर। जी जावेद। सर काइंडली सर वो व्हाट्सएप के ग्रुप मैंने कहा अभी तक क्लास में के ऐड वगैरह कर दें सर, हमें लिंक वगैरह आ जाया करेगा, अगर मेल में अक्सर नहीं भी आता है इंफॉर्मेशन सर उसमें भी थोड़ी आ जाती है। तो ये ग्रुप स्टूडेंट ने बनाया तो हुआ है और उसमें शेयर भी किया हुआ है। सर शेयर नहीं है इसलिए आपको कहा है। ये मैंने मेल किया है सभी स्टूडेंट को, 48 स्टूडेंट हैं और 48 को ही मैंने मेल किया है। सर मैंने अब लेट दोबारा दिया से जो ग्रुप कोर्स ऐड किया ना जी सर, जी इसीलिए मुझे नहीं आया होगा। जाजेब दोबारा चेक करें, लेट ऐड करने का कोई इशू नहीं है। 48 स्टूडेंट हैं, 48 के 8 को मैंने ये मेल की है, ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ बगैर देखे किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। ये आप लोगों की लिस्ट है जो ओपन हो रही है जिसमें यानी कि नाम है। क्या आईडी है जाजेब? F 2019 231092। जाजेब यही है ना? कौन सी सर, शो नहीं हो रही। 2019-231092 यस सर यही है। वैल्यू जिसमें आपने नाम लिखा हुआ है। यस सर। तो ये तो मेल गई हुई है। सर मैं अभी देख लेता हूँ सर अगेन, मुझे आपका लिंक नहीं आया सर। जी जाजेब, मैंने कहा सर मैं लिंक देख नहीं लेता आया हूँ तो ये अगेन मेल देख। 24 मिनट पहले की गई हुई है। सर लिंक की मेल आई है, व्हाट्सएप ग्रुप की बात ये कर रहा हूँ। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। एफआईआर दोबारा सेंड कर दे। चलो दोबारा कर दो। आओ यार मेहरबानी करो। व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो इसी जो आप लोगों की क्लास चल रही है इसमें हुजैफा ने शेयर किया हुआ लिंक। खुर्शीद, अरफा ब्रार। यस सर। तो ये बताएं कि लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उसके मुताबिक इंथाल्पी चेंज जो है उसकी वैल्यू किस वक्त ज्यादा होती है और इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू किस वक्त ज्यादा होती है? जी अक्सर खुर्शीद। सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको आ रही है? जी मुझे आ रही है। अक्सर मैंने ये पूछा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू चेंज इन इंथाल्पी से किस वक्त ज्यादा होती है
और चेंज इन इंथैल्पी की वैल्यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी से किस वक्त ज्यादा होती है? क्योंकि ये टॉपिक मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। सर मैंने लास्ट लेक्चर नहीं प्रिपेयर किया हुआ। जी अरफा बरार। नहीं सर जब अगर गैस फॉर्म में हो तो फिर इंटरनल एनर्जी ज्यादा होती है। नहीं अरफा बरार, मैंने नंबर ऑफ मोल्स की बेस पर कंपेयर करके आपको बताया था कि जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू जो आप लोगों के पास हासिल होती है वो इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। और उसकी बेस पर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस वक्त चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है, किस वक्त इंथैल्पी चेंज की वैल्यू ज्यादा होती है। क्योंकि लास्ट में आप लोगों के पास जो इक्वेशन हासिल हुई थी उसके मुताबिक चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो इक्वल है चेंज इन इंथैल्पी माइनस आर टी डेल्टा एन। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो भी कांस्टेंट वैल्यू है और आर जो है वो भी कांस्टेंट वैल्यू है। जस्ट चेंज जो वैल्यू हो सकती है वो और डेल्टा नंबर ऑफ एन है। और डेल्टा एन मैंने आपको बताया था कि डेल्टा एन की वैल्यू इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस of नंबर products ऑफ minus मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के हैं उनमें से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को माइनस करते हो तो उस कंडीशन में आपके पास डेल्टा एन की वैल्यू हासिल होती है। ठीक है, और इसकी बेस पर आप बता सकते हो कि डेल्टा एन की वैल्यू प्लस में हासिल होगी या माइनस में हासिल होगी। क्योंकि अगर आप लोगों के पास प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर हैं और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 वैल्यू होगी। ठीक है, और ग्रेटर देन 0 का मतलब है प्लस में होगी। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इक्वेशन ये बनती है डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस आर टी डेल्टा एन। इसका मतलब है कि इंथैल्पी की वैल्यू में से अगर हम आर टी डेल्टा एन की वैल्यू माइनस करेंगे तो तब ये वैल्यू डेल्टा ई के इक्वल होगी। इसका मतलब है कि डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज की वैल्यू में से कुछ वैल्यू को निकालते हैं तो तब वो वैल्यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है। सही, डोर बंद कर। इसका मतलब है कि डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा है और डेल्टा ई की वैल्यू कम है। ये उस कंडीशन में है जिस वक्त आप लोगों के पास डेल्टा एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी कि प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम है। अगर आपके पास इनवर्स होता है कि आप लोगों के पास प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स कम हो और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास डेल्टा एन जो है सॉरी डेल्टा एन जो है वो इक्वल लेस देन 0 होगा। उस कंडीशन में आप लोगों के पास डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है और लेस देन 0 का मतलब है कि नेगेटिव में है, यानी कि डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 होगी और लेस देन 0 का मतलब है कि वो माइनस में होगी। और जिस वक्त वो वैल्यू माइनस में होगी तो उसके माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर प्लस में आता है। और उस कंडीशन में यही इक्वेशन जो है वो आप लोगों के पास इक्वल होगी डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस आर टी डेल्टा एन। ये उस वक्त होगी
अगर आप लोगों के पास इसकी वैल्यू जो है n की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर हैं और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल हैं, तो उस कंडीशन में डेल्टा n की वैल्यू आप लोगों के पास लेस देन 0 होगी, नेगेटिव में होगी। तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इंटरनल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इंथैल्पी चेंज से, क्योंकि उस कंडीशन में हम इस वैल्यू को इंथैल्पी चेंज में ऐड करेंगे, तब वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी। और अगर इस वैल्यू को हम ऐड नहीं करते, इसका मतलब है कि चेंज इन इंथैल्पी की वैल्यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी से कम होगी, और ये वैल्यू हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। बैलेंस्ड इक्वेशन की मदद से हम ये बता सकते हैं कि आप लोगों के रिएक्शन के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी या इंथैल्पी चेंज की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, जी मोहम्मद आरिफ। सर जी ये इक्वल भी तो हो सकती है ना, ये भी तो चांस है अगर हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और जी रिएक्टेंट उस इक्वल हो वक्त जाए। अगर आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इक्वल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में चेंज इन एंथैल्पी जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगी। और ये उस कंडीशन में है जिस वक्त वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वॉल्यूम चेंज जो है वो भी नंबर ऑफ मोल्स पर ही डिपेंड करता है। और ये चीज हमने पहले डिस्कस कर ली है कि जिस वक्त नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता है, और जिस वक्त वॉल्यूम चेंज नहीं होता है तो उस कंडीशन में इंथैल्पी चेंज जो है वो इक्वल है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। ये हमने पहले पढ़ लिया है। सर ठीक एक है। और केस पॉसिबल हो सकता है, 0 केल्विन पे भी डेल ई और डेल एच इक्वल होंगे। सॉरी सर मैंने कहा क्या एक और केस पॉसिबल हो सकता है कि 0 केल्विन पे भी दोनों इक्वल होंगे। डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कैसा है। जी सर अगर हम टेम्परेचर 0 केल्विन ले लें उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। टेम्परेचर का फैक्टर तो हमने यहाँ पर कांस्टेंट रखा हुआ है, तो उसकी वजह से इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। जस्ट डिफरेंस जो हो सकता है, जो चेंजिंग आ सकती है, वो नंबर ऑफ मोल्स की वजह से आ सकती है। बाकी इंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी ने तो चेंज होना है। इसमें टेम्परेचर और आर की वैल्यू कांस्टेंट है। इसके अलावा जो चेंज हो सकती है वो जस्ट चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है। डेल्टा एन की वैल्यू वो चेंज हो सकती है, और उसकी बेस पर ही हम बता सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी सिस्टम की ज्यादा होगी या इंथैल्पी चेंज की वैल्यू ज्यादा होगी। ओके सर थैंक यू। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है अशान अली। अशान अली अशान अली मेरी आवाज आ रही है आपको? अफरीनिश इसके साथ हमने ये स्टडी किया था कि जिस वक्त हम किसी भी रिएक्शन को लिखते हैं तो इस कंडीशन में हमने केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स को मेंशन करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। अगर आप लोग बैलेंस नहीं करते तो उस कंडीशन में आप लोग इंथैल्पी चेंज के बारे में भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते, इंटरनल एनर्जी चेंज के बारे में भी नहीं बता सकते, वर्क के बारे में भी नहीं बता सकते, नंबर ऑफ मोल्स के चेंज होने के बारे में भी नहीं बता सकते, वॉल्यूम चेंज के बारे में भी नहीं बता सकते। इसका मतलब है कि जिस वक्त आप लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो उस कंडीशन में ही आप लोग इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। अदरवाइज आप लोग अगर
केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते तो उस कंडीशन में इन तमाम चीज़ों के बारे में आप लोग नहीं बता सकते। इसके साथ मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि आप लोगों ने केमिकल इक्वेशन के जो फिजिकल स्टेट है उसको भी मेंशन करना है कि मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड फेज में है, सॉलिड फेज में है या गैस फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोग जब भी किसी भी स्पीशी को कन्वर्ट करते हो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में तो उस कंडीशन में एनर्जी प्रोवाइड करते हो, जो मॉलिक्यूल जो है एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरह अगर आप लोग लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट करते हो किसी भी सॉलिड मटेरियल को तो उस कंडीशन में भी आप लोग एनर्जी प्रोवाइड करते हो। इसका मतलब है कि उस कंडीशन में भी एनर्जी जो है वो सिस्टम ऑब्जर्व करता है। और जिस वक्त आप लोग सॉलिड मटेरियल को डायरेक्ट वेपर फेज में कन्वर्ट करते हो तो उस कंडीशन में भी सिस्टम जो है वो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर होती है किसी भी सॉलिड मटेरियल को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और वो एनर्जी जो रिक्वायर होती है किसी भी लिक्विड मटेरियल को वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए उस एनर्जी को हम इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। और वो एनर्जी जो रिक्वायर होती है किसी भी सॉलिड मटेरियल को डायरेक्ट वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। और सब्लिमेशन के दौरान सबसे ज्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करना पड़ती है। उसके बाद लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है और सबसे कम एनर्जी सॉलिड मटेरियल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए प्रोवाइड करना होती है। जितनी एनर्जी आप लोग सॉलिड मटेरियल को लिक्विड में और लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर होती है, सप्लाई करते हो, उतनी ही एनर्जी आप लोग किसी भी सॉलिड को डायरेक्ट वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हो। ये डोर क्लोज बंद इसका मतलब है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्लास हो रही है सर, क्लास हो रही है। इसका मतलब है कि इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की एनर्जी जो है वो इक्वल होती है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के। जी आरिफ सर मुझे एक समझ नहीं आ रही कि जब सॉलिड में बेसिकली जो बॉन्ड्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जब सॉलिड से हम लिक्विड में जा रहे हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी चाहिए थी एज कम्पेयर टू हम जैसा कि यहाँ पर लिक्विड। बांड को ब्रेक नहीं करते हैं, बांड उनके इसी तरह होते हैं जिस तरह बने हुए हैं, जस्ट हम उनकी फिजिकल इंटरेक्शन जो है उसको कम कर रहे हैं। इसके दौरान जिस वक्त सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से वेपर फेज में मॉलिक्यूल को मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हम बांड को ब्रेक नहीं करते, जस्ट जो इंटरेक्शन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको कम करते हैं, उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं। जी सर। जो बांड है उनको हम कुछ भी नहीं छेड़ते हैं, जो बांड है वो इसी तरह रहते हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो वेपर फॉर्म में हो, उनके बांड एज इट इज होते हैं, उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती। ठीक है, ओके सर। ओके सर। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। सर जी सर आप कह रहे हैं कि गैस फॉर्म में भी बॉन्ड्स नहीं टूटते। जी जी, गैस सर ये फॉर्म में भी बॉन्ड जो है वो नहीं ब्रेक होते। जिस वक्त आप लोगों का मॉलिक्यूल गैस फेज में कन्वर्ट होता है तो उस कंडीशन में भी इनके दरमियान जो मॉलिक्यूल एटम्स के दरमियान बांड बना होता है वो बांड ब्रेक नहीं होता है, जस्ट इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो है वो खत्म होती है। इसके अलावा बांड पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है,
सर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन भी तो बॉन्ड की वजह से बनी हुई है। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन और चीज है और बॉन्ड और चीज है। बॉन्ड जो है वो आप लोगों के पास या तो आयन डोनेशन के जरिए बनता है या म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनता है। उसके रिजल्ट में फोर्स, ये एनर्जी हम बेसिकली इसीलिए तो अप्लाई कर रहे हैं कि जो फोर्स हैं उन पर उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डोमिनेट हो जाए। क्योंकि बेसिकली ये है कि जिस वक्त आप लोगों को हम, जिस तरह मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बेसिकली जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो कवर हो जाए और आप लोग उस सिलेबस को अच्छी तरह से लर्न कर सकें। लेकिन अगर आप लोगों के पास इतनी एनर्जी है कि आप लोगों को ऑलरेडी वो कोर्स आता है, तो आप लोगों ने यही कहना है हमने पढ़ के क्या करना है क्योंकि हमारे पास तो ये कोर्स आता है। बेसिकली जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब है कि मैं आप लोगों को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और जिस वक्त आप लोग एनर्जी प्रोवाइड कर देते हो उसके बाद आप लोग को फाइनल पेपर देते हो, और उस कंडीशन में आप लोगों को जो भी मार्क्स आते हैं वो आपके सामने होते हैं। इसी तरह हम जिस वक्त लिक्विड सॉलिड मटेरियल को सॉलिड से लिक्विड फेज में और लिक्विड से वेपर फेज में कन्वर्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में हम बेसिकली उनको काइनेटिक एनर्जी एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और जितनी एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे वो उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को, मूवमेंट को इंक्रीज करेंगे। और जितनी उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन पर काइनेटिक एनर्जी डोमिनेट आना शुरू कर देती है। और जिस वक्त काइनेटिक एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डोमिनेट आएगी तो उस कंडीशन में ही सॉलिड मटेरियल लिक्विड फेज में और लिक्विड मटेरियल जो है वो वेपर की फेज में कन्वर्ट होगा। उनमें से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो खत्म नहीं होती है, जस्ट हम उनकी काइनेटिक एनर्जी को इतनी ज्यादा कर देते हैं जिसकी वजह से वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डोमिनेट आ जाती है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई आपको? लेकिन सर इलेक्ट्रॉन फ्री भी तो हो जाते हैं ना? नहीं, वो हायर स्टेट है। उस कंडीशन में हम इसके सेकंड फेज में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि वेपर फेज से अगर आप लोग मजीद एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में आयोनाइजेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन जिस वक्त आप लोग जस्ट फेज को चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन वगैरह मूव नहीं करते हैं मॉलिक्यूल से। अहमद मुश्तबा, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर, एक्चुअली मुझे समझ ही नहीं आ रही कि इसको थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ये टॉपिक, सर जी क्योंकि हमने सर पढ़ लिक्विड सुना में है भी कि और सीन होता है बॉन्ड बॉन्डिंग को का, तोड़ने और के लिए गैसेस में तो हमें फोर्स खत्म हो गई ना बॉन्डिंग। एनर्जी अप्लाइड करनी मतलब अप्लाई करनी पड़ती है इनकी बॉन्डिंग तोड़ने के लिए। और जो इनकी जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो जो इनकी फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स की आपस में, मतलब वो भी खत्म होती है और उनकी बॉन्डिंग एक टूटती है और मिनट मैं आप मॉलिक्यूल लोगों अलग को अलग यहाँ हो पर जाते शो कर देता हूँ कि आप लोगों के पास सपोज जो है ये वाटर का मॉलिक्यूल है जिसमें एक ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ठीक है। अब ये जो म्यूचुअल शेयरिंग के जरिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है इसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब ये हाइड्रोजन सेकंड मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन वो बॉन्ड नहीं होता, वो इंट्रैक्शन होती है, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान जो इंट्रैक्शन है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, बॉन्ड नहीं कहते हैं। ये बॉन्ड जो है वो और चीज है और इंट्रैक्शन और है। हम बेसिकली जब भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो एनर्जी प्रोवाइड करने से ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है इनको हम खत्म करने की कोशिश करते हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। और वो किस तरह करते हैं कि ये तो आप लोगों ने पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं चाहे सॉलिड फेज में हो, चाहे लिक्विड फेज में हो, चाहे गैस फेज में हो, वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं।
उनके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है। और ये भी आप लोगों ने पढ़ा है कि जिस वक्त आप लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में बेसिकली आप लोग उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते हो, और जिस वक्त इनकी काइनेटिक एनर्जी टूटते जब इंक्रीज होती वेपर है वेपर तो की उस फॉर्म में इनको मतलब करते हैं तो ये आपस में नहीं टूटते? ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं। ये जो जो इंटरेक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, सिर्फ वो खत्म होती है, ये बॉन्ड इसी तरह रहते हैं। यानी कि वाटर का इसी तरह स्ट्रक्चर वहां पर मौजूद रहती है, चाहे वो लिक्विड फेज में हो, चाहे वो गैस फेज में हो, चाहे ये बॉन्ड जो है वो इसी तरह रहेगा। जस्ट जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, पार्शियल हाइड्रोजन और पार्शियल ऑक्सीजन, जिन पर यानी पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, जस्ट वो खत्म होती है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं होता है। इसमें अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। क्लियर है सर? क्लियर है सर। अब सर क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया ना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर आप लोग रिएक्शन करते हो, कि आप लोग सपोज एल्यूमिनियम का रिएक्शन करते हो आयरन ऑक्साइड के साथ, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास आयरन हासिल होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हासिल होता है, और इस कंडीशन में आप लोगों के पास 852 किलो जॉल एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर आप लोग चाहते हो कि इन दोनों मॉलिक्यूल जो आप लोगों के पास प्रोडक्ट फॉर्म में हासिल हुए हैं, जिसमें आप लोगों के पास आयरन हासिल हुआ है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हासिल हुआ है, अब आप लोग चाहते हो कि आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाओ, और रिएक्शन करवाने के बाद एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड जो है वो सिंथेसाइज करो। तो इस कंडीशन में जितनी एनर्जी रिलीज हुई है रिएक्शन के दौरान, जितनी अमाउंट एनर्जी की रिलीज हुई है, उतनी ही एनर्जी आप लोगों ने दोबारा से प्रोवाइड करनी है। यानी कि अगर आप लोग इसका रिएक्शन जो है रिवर्स करना चाहते हो, रिवर्स का मतलब है कि ये वाले जो चीज है, ये मटेरियल जो है आप लोगों का रिएक्टेंट हो और ये आप लोगों का प्रोडक्ट हो, तो उस कंडीशन में जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी वही एनर्जी आप लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगी। जिस वक्त आप लोग उस एनर्जी को प्रोवाइड करोगे तभी ये जो प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, और उस कंडीशन में ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ती है इस दौरान। फॉरवर्ड रिएक्शन में ये एनर्जी रिलीज होती है, और रिवर्स रिएक्शन में वही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है आप लोगों को सप्लाई करना पड़ती है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को अगर एनर्जी रिलीज होती है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने के लिए आप लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, और वो भी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो सप्लाई करना पड़ेगी। ये चीज क्लियर है? जी सर। कि अगर आप लोगों के पास जिस वक्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है उस कंडीशन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो अगर आप लोग उसको रिवर्स रिएक्शन करना चाहते हो यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगा। यानी कि आप लोगों को जो एनर्जी रिलीज हुई थी वही अमाउंट ऑफ एनर्जी आप लोगों को सप्लाई करना होगी, तभी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होगा। सर आ गई है समझ। चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज किस तरह कैलकुलेट करते हो, इसके लिए आप लोग दो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको आप लोग यूज करते हो।
दो मेथड है, उनके जरिए आप लोगों के पास इंथाल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज की वैल्यू हासिल होती है। एक आप लोगों के पास क्लोरीमीट्री जो है इंस्ट्रूमेंट है, क्लोरीमीटर, जिसमें आप लोगों के पास क्रूसिबल एंड कवर होता है, इसको हम क्रूसिबल एंड कवर कहते हैं। ये आपके पास थर्मामीटर है, ये आप लोगों के पास इसका स्टेरर है। आप लोग इसके अंदर रिएक्शन करवाते हो और जिस वक्त रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में या तो टेम्परेचर लो होगा या टेम्परेचर हाई होगा, और दोनों सूरतों में आप लोग थर्मामीटर की मदद से टेम्परेचर को नोट कर लेते हो कि टेम्परेचर पहले कितना था और फाइनल में आप लोगों के पास कितना टेम्परेचर हासिल हुआ है, और उसकी बेस पर डेल्टा टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो। जिस वक्त आप लोग डेल्टा टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास फार्मूला है, और उस फार्मूले में जस्ट वैल्यू को पुट करते हो। ये आप लोगों के पास फार्मूला है जिसमें आप लोगों के पास मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट जो है वो गिवन होगी। इसके साथ आप लोगों के पास मोल्स गिवन होंगे या अमाउंट गिवन होगी, और डेल्टा टी की वैल्यू आप लोगों के पास इस क्लोरीमीट्री के जरिए, थर्मामीटर के जरिए हासिल होगा टेम्परेचर चेंज। उसको जस्ट आप लोगों ने इस इक्वेशन में पुट करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इंथैल्पी चेंज की वैल्यू हासिल होगी। क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि अगर आप लोगों के पास प्रेशर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में इंथैल्पी चेंज जो है वो हीट के इक्वल होता है। ये हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। और जिस वक्त आप लोग यहाँ से क्यू यानी कि हीट को कैलकुलेट करोगे तो इसका मतलब है वही इंथैल्पी चेंज के इक्वल होगी, वही वैल्यू इंथैल्पी चेंज के इक्वल होगी। ठीक है, इसमें हम स्टीरर क्यों इस्तेमाल करते हैं? स्टीरर हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि इसको स्टीयरिंग के जरिए, जिस वक्त इसको स्टीयरिंग करते हैं तो उस कंडीशन में इस सोल्यूशन के अंदर टेम्परेचर को हर पोजीशन पर एक जैसा रख सकें। इस वजह से हम इसमें स्टीरर यूज करते हैं। और अगर आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री 1 पढ़ी और उसके एक्सपेरिमेंट किए तो उसमें ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें आप लोगों के पास एंडोथर्मिक का रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, जिसमें टेम्परेचर एक में जो है टेम्परेचर लो होता है, डिक्रीज होता है, और एक में टेम्परेचर जो है वो राइज होता है, जिसमें आप लोगों के पास डेल्टा टी वैल्यू हासिल करते हो। डेल्टा टी की वैल्यू को आप लोग इसमें पुट करते हो इस इक्वेशन में, और उसके जरिए आप लोग हीट की कैलकुलेट, जो हीट है वो कैलकुलेट कर लेते हो। और आप लोगों को पता है एट कांस्टेंट प्रेशर जो है हीट इंथैल्पी चेंज के इक्वल होती है। ये चीज क्लियर होगी कि आप लोग क्लोरीमीट्री के जरिए किस तरह इंथैल्पी चेंज की वैल्यू कैलकुलेट sir. करते हो। इसकी प्रैक्टिस भी हमने करनी है, जो न्यूमेरिकल है वो भी हमने अभी करना है इसके बाद। यस सर। इसमें जस्ट आप लोग दो रिएक्टेंट को ऐड करते हो, वो भी लिक्विड फॉर्म में, और उस कंडीशन में उनका टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा, और उस चेंज इन टेम्परेचर को हम थर्मामीटर की मदद से नोट कर लेते हैं, और उस चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, जिसके जरिए हमारे पास क्यू की वैल्यू हासिल होती है। क्यू की वैल्यू जो है वो इंथैल्पी चेंज के इक्वल होती है। इसी तरह ये आपके पास दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप लोग इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करते हो, और इस कंडीशन में आप लोगों के पास वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है। इसमें आप लोगों के पास एक स्टील का बम लाइक जो है, ये जिस तरह ये पिक्चर आप लोगों को नजर आ रही है, इसमें आप लोग किसी भी कंपाउंड को ऐड करते हो और उसके बाद उसको बर्न करते हो ऑक्सीजन की मौजूदगी में। जिस वक्त आप लोग किसी भी कंपाउंड को बर्न करते हो तो उस कंडीशन में इसका टेम्परेचर राइज होगा, और जिस वक्त इसका टेम्परेचर राइज होगा तो ये वाला जो एरिया है इसमें वाटर को फिल किया हुआ है। अब इसका मतलब है कि जो इसके सराउंडिंग में वाटर है उसका टेम्परेचर भी राइज होगा, और जिस वक्त टेम्परेचर राइज होता है तो उसको हम स्टीरर की मदद से इस
टोटल वाटर का टेम्परेचर एक जैसा करते हैं। स्टीयरिंग के जरिए हम इसको हिलाते हैं, उसके बाद टेम्परेचर जो है टोटल सोल्यूशन का एक जैसा हो जाता है। और उसके बाद थर्मामीटर के जरिए हम डेल्टा टी की वैल्यू हासिल कर लेते हैं। अब इसमें हम थर्मामीटर को डायरेक्ट इसमें डिप नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को पता है कि टेम्परेचर जो है थर्मामीटर की मदद से हम मैक्सिमम 300 तक टेम्परेचर को नोट कर सकते हैं। लेकिन जिस वक्त बर्निंग का रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, जिसको हम आसानी से मैयर नहीं कर सकते। उसके लिए आप लोगों के पास एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, तभी आप लोग उसकी एनर्जी के बारे में बता सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट हम इसको नहीं कर सकते, इसी वजह से हम वाटर या मीडियम जो है वो यूज करते हैं, और उस मीडियम की मदद से हम चेंज इन टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं। पहले वाला रिएक्शन जो है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट चेंज होती है, यानी कि टेम्परेचर में स्लाइटली वेरिएशन आता है। लेकिन इस दौरान आप लोग कंपाउंड को बर्न करते हो, बॉन्ड को ब्रेक करते हो, जिसके रिजल्ट में आप लोगों के पास लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, और उसकी वजह से ये जो वाटर है उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, और जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसमें से हम इनिशियल टेम्परेचर को माइनस करते हैं, तो हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू हासिल होती है। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्यू जो है वो इक्वल है चेंज क्यू जो है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल है। और जिस वक्त आप लोग कैलकुलेट करते हो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर होती है किसी भी कंपाउंड के टेम्परेचर को राइज करने या ड्रॉप करने के लिए, उस एनर्जी को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। अगर अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर आप लोग अमाउंट यूज करते हो मोल में, तो उस कंडीशन में अगर किसी कंपाउंड या मटेरियल का 1 मोल यूज करते हो और 1 मोल यूज करने के बाद उसको हीट सप्लाई करो, और जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो, तो उस एनर्जी को हम मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर होती है 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए, उसको हम मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं, और उसको हम कैपिटल सी स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। और इस कंडीशन में आप लोगों ने जो इक्वेशन यूज करनी है वो आप लोगों के पास होगी, Q इज इक्वल टू Cm इंटू मोल्स ऑफ सब्सटेंस इंटू डेल्टा टी। अगर आप यहाँ पर जो गिवन वैल्यू है वो 4 है, डेल्टा टी है, मोल्स हैं, मोलर कैपेसिटी है, और हीट है। अगर आप लोगों के पास 3 से कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह अगर आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो ग्राम में है, तो उस कंडीशन में हम अगर कंपाउंड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं, राइज करते हैं, तो उस दौरान जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ती है उसको हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी में हम जो सब्सटेंस है उसको मोल में यूज करते हैं, और स्पेसिफिक हीट में हम सब्सटेंस को ग्राम में यूज करते हैं। इन दोनों में ये डिफरेंस है, मोलर हीट कैपेसिटी के दौरान हम सब्सटेंस को मोल में यूज करते हैं, और स्पेसिफिक हीट के दौरान हम सब्सटेंस की अमाउंट को ग्राम में यूज करते हैं। और उस कंडीशन में जो आप लोगों के पास इक्वेशन बनती है वो Q इज मास ऑफ सब्सटेंस इनटू डेल्टा टी। ये चीज क्लियर है? ये आप लोगों के पास कुछ मीडियम दिए हुए हैं जिनको आप लोग यूज करते हो, तो उनकी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या है,
और मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या है। ये याद रखना, अगर आप लोगों के पास न्यूमेरिकल में मोलर हीट कैपेसिटी गिवन है और अमाउंट जो है वो सब्सटेंस के ग्राम में गिवन है, तो उसके लिए आप लोगों को पहले अमाउंट को मोल्स में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद आप लोगों ने ये ऊपर वाला फार्मूला जो है उसको यूज करना है। अगर आप लोगों के पास अमाउंट ग्राम में गिवन हो तो उस कंडीशन में आप लोगों ने ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करना है और मोल में कन्वर्ट करने के बाद इस इक्वेशन को यूज करना है, क्योंकि आप लोगों के पास ये वैल्यू जो है वो मोलर हीट कैपेसिटी की फॉर्म में गिवन है, तो इसको आप लोग डायरेक्ट इसमें यूज नहीं कर सकते। और अगर आप लोगों के पास, और मोल्स को किस तरह कैलकुलेट करते हो, मैस को अगर आप लोग सब्सटेंस के मोलर में से डिवाइड करते हो तो आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हासिल होते हैं। सर जी आवाज नहीं ठीक आ रही, ब्रेक हो रही है इसी तरह आवाज। अगर आप लोगों के पास न्यूमेरिकल के अंदर स्पेसिफिक हीट गिवन हो और कंपाउंड के मोल्स गिवन कन्वर्ट करना के बाद आप लोगों ने, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, तो पास मोलर हीट कैपेसिटी गिवन हो न्यूमेरिकल के अंदर और कंपाउंड को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद इस इक्वेशन को आप लोगों ने यूज करना है, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास न्यूमेरिकल के अंदर स्पेसिफिक हीट गिवन हो और कंपाउंड की अमाउंट जो है मोल्स में गिवन हो, तो आप लोगों ने पहले मोल्स को मैस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप लोगों ने इस इक्वेशन को अप्लाई करना है। और अगर डायरेक्ट ही वैल्यू ग्राम में गिवन है तो फिर भी आप लोगों ने डायरेक्ट इसी इक्वेशन को यूज करना है और आप लोगों ने जो भी वन फैक्टर जो भी कैलकुलेट करना होगा उसको आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेना। ये चीज तो क्लियर है? ग्राम को कैसे करेंगे कन्वर्ट मोल्स में? आप लोगों के पास वही फार्मूला है कि नंबर मैस जो कि ग्राम में है, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मैस और इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप लोग मोलर मैस से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास मैस इन ग्राम हासिल हो जाएगी। आप लोगों ने जस्ट नंबर ऑफ मोल्स को उस कंपाउंड के मोलर मैस से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास मैस इन ग्राम हासिल होगा। और अगर आप लोगों के पास मैस गिवन है तो अगर आप उसके मैस को मोलर मैस से डिवाइड करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स हासिल हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर हमें पहले मोल निकालने पड़ेंगे अगर हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है तो, और फिर उसको हम मोलर मैस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास ग्राम में आ जाएगी। मुझे लगता है कंफ्यूज हो। एक मिनट अभी हम प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल की तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपके पास डायरेक्ट ही वैल्यू स्पेसिफिक हीट गिवन है उसके साथ ग्राम में वैल्यू गिवन है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने वही फार्मूला अप्लाई करना है, स्पेसिफिक हीट वाला, सेकंड जो न्यूमेरिकल है ये वाला डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास जो भी नाउन पैरामीटर होगा उसको आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेना। इसी सर तरह अगर आपकी आप लोगों के स्क्रीन पास शेयर नहीं हो रही न्यूमेरिकल वाली। अभी यही शेयर की हुई है जो न्यूमेरिकल की है, सॉरी फार्मूले की है, ये आपके पास न्यूमेरिकल की एग्जांपल है। इसमें वो कहता है कि आप लोगों के पास टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है 25 से 3 डिग्री सेल्सियस और इसकी अमाउंट जो है वो 350 ग्राम है। इसके साथ कहता है कि आप लोगों ने अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करनी है और अमाउंट ऑफ हीट जो है वो किलो जॉउल्स में कन्वर्ट करनी है और इसकी स्पेसिफिक हीट जो है वो 4.18 जॉउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है।
इसका मतलब है कि आप लोगों के पास जो इक्वेशन थी उसके मुताबिक Q इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट इनटू मास ऑफ सब्सटेंस इनटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी को आप लोग डिफरेंस इन टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हो। इसके साथ मास गिवन है जिसकी वैल्यू 350 है। इसके साथ जो है वो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी गिवन है। इसका मतलब है कि जस्ट आप लोगों ने इस इक्वेशन में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू पुट करनी है, मास की वैल्यू पुट करनी है और डेल्टा टी की वैल्यू पुट करेंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास हीट की वैल्यू जाउल में हासिल होगी, किलो जाउल में हासिल नहीं होगी। ठीक है, उसको जस्ट आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करना है 1000 से, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वो किलो जाउल में हासिल हो जाएगी। तो ये फार्मूला है। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जो है 4.18 जाउल है, जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। और मास की वैल्यू वो 350 ग्राम है। डेल्टा टी की वैल्यू 25 माइनस 3 22 है। डिफरेंस इन टेम्परेचर जो है वो 22 है। आप लोगों ने ये वैल्यू इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे तो आप लोगों के पास कैलकुलेशन के बाद वैल्यू जो हासिल होती है वो 32186 जाउल हासिल होती है। अब इस जाउल को क्योंकि न्यूमेरिकल में स्पेसिफाई कर दिया है कि आप लोगों ने वैल्यू जो है वो किलो जाउल में कैलकुलेट करनी है, इसी वजह से हमें इस जाउल को किलो जाउल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू 32.186 किलो जाउल में हासिल होगी और यही इसकी हीट है जो ट्रांसफर हुई है। ठीक है, आप लोगों ने जस्ट इक्वेशन के अंदर वैल्यू को पुट करना है, पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आप लोगों ने देख लेना है। क्योंकि न्यूमेरिकल में जब भी आप लोगों को न्यूमेरिकल आएगा तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट जो है वो गिवन होगी। अगर पूछी होगी तो फिर आप लोगों के पास बाकी के 3 फैक्टर जो हैं, पैरामीटर जो हैं वो गिवन होंगे। तो उस कंडीशन में आप लोगों ने स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैलकुलेट करनी है। इसके साथ एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। ये एक एग्जांपल है जिसमें आप लोगों के पास सिलिकॉन की हीट गिवन है जिसकी वैल्यू 192 जाउल है। इसके साथ इसका मास गिवन है जिसकी वैल्यू 45.0 ग्राम है। इसके साथ डेल्टा टी की वैल्यू गिवन है जिसकी वैल्यू 6.0 डिग्री सेल्सियस है। आप लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है। आप लोगों को पता है इसके लिए आप लोगों ने कौन सा फार्मूला यूज करना है। आप लोगों ने फार्मूला यूज करना है हीट यानी कि Q इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट इनटू मास ऑफ सब्सटेंस इनटू डेल्टा टी। Q की वैल्यू जो है वो 192 है। स्पेसिफिक हीट आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। मास जो है वो 42 है। डेल्टा टी की वैल्यू 6 है। तो आप लोगों के पास रीअरेंज जिस वक्त इस इक्वेशन को करते हो तो आप लोगों के पास ये इक्वेशन बनती है स्पेसिफिक हीट यानी कि Q डिवाइडेड बाय मास इनटू डेल्टा टी यानी कि 192 डिवाइडेड बाय 45 इनटू टी इनटू 6। तो जिस वक्त हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट के वैल्यू 0.71 जाउल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस हासिल होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर है। यस सर। इसके साथ है कि जिस वक्त हमने लास्ट टाइम एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने ये लिखा था कि जिस वक्त हम नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में एनर्जी की वैल्यू जो है वो भी चेंज होती है।
अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें एल्यूमिनियम को हम आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जिसके जरिए आप लोगों के पास 852 किलो जॉल एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद वो कहता है अगर हम एल्यूमिनियम की 5 ग्राम अमाउंट यूज करते हैं तो उस कंडीशन में कितनी एनर्जी या हीट जो है वो रिलीज होगी। इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहला जो काम करना है वो ये काम करना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से 1 मोल के लिए जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो कैलकुलेट करनी है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में 2 मोल एल्यूमिनियम के यूज होते हैं, तब आपके पास 852 किलो जॉल एनर्जी हासिल होगी। अगर 1 एल्यूमिनियम यूज करते हो तो इसका मतलब है कि आपके पास हाफ अमाउंट एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें बता रही है, क्योंकि हमने यहाँ से कंपेयर करके वैल्यू को निकालना है। इसके बाद आप लोगों ने एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। के एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं उसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम। आप लोग जस्ट मैथ को मैथ यहाँ पर जो given है वो 5, इसको एल्यूमिनियम के मोलर में करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हासिल होंगे, और उस नंबर ऑफ मोल्स को इसके 1 मोल से जो एनर्जी हासिल होती है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इतने ग्राम एल्यूमिनियम से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो आपके पास हासिल हो जाएगी। ये सबसे पहले उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाला है, और नंबर ऑफ मोल्स एल्यूमिनियम के जो हासिल हुए हैं वो 0.185 मोल 4 ग्राम एल्यूमिनियम के हासिल हुए हैं। और जिस वक्त हम बैलेंस कर सर जी किधर गए हैं? यहाँ से आप लोगों को ये बात भी शो होती है कि आप लोगों का जो केमिकल इक्वेशन है, सॉरी अमाउंट जो रिलीज होती है वो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और अगर नंबर ऑफ मोल्स कम है तो उस कंडीशन में कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और आप लोगों को ये पता है कि जो एनर्जी है वो डिपेंड करता है, सॉरी मोल्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं मास पर।
क्योंकि जब भी आप लोगों को मोल्स कैलकुलेट कर सर जी आवाज नहीं आ रही। जो है उसकी सर बेस सही पर हम आवाज नंबर नहीं आ ऑफ रही। मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैथ ज्यादा है तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स भी ज्यादा, कंडीशन में एनर्जी चेंज जो है उसकी वैल्यू भी ज्यादा। चलो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मैं इस चीज को दोबारा से रिपीट सर कर जी देता ये हूँ। पूरी एग्जाम्पल की समझ नहीं मैं आई, इस एग्जाम्पल को दोबारा से आवाज आपकी ब्रेक मैं हो रही दोबारा से बताता हूँ। इसमें वो कहता है कि आप लोग सबसे पहले कंपेयर करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कि कितनी एनर्जी एक एल्यूमिनियम की वजह से प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 2 एल्यूमिनियम के वजह से इतनी एनर्जी प्रोवाइड होती है। अगर इसको एक एल्यूमिनियम यूज करते हैं तो इसका मतलब है कि आप लोगों के पास इस एनर्जी की हाफ अमाउंट प्रोड्यूस होगी। जिस तरह अगर 2 पर्सन को कहा जाए कि आप लोगों ने एक काम करना है तो 2 पर्सन जो है वो स्पीड के साथ काम करेंगे। अगर उसी काम को ये कहा जाए कि एक पर्सन काम करेगा तो इसका मतलब है कि एक पर्सन ने उस काम का हाफ करना है। इसी वजह से एक एल्यूमिनियम की वजह से आप लोगों के पास इस एनर्जी की हाफ एनर्जी रिलीज होगी, जो कि आप लोगों के पास हासिल होती है 426 किलो जूल। अब ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हासिल होगी। बैलेंस सर केमिकल जी मैंने से इक्वेशन लगाए साथ। ये लें, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से आपके पास जो एनर्जी हासिल हुई है एक एल्यूमिनियम की वजह से वो 426 किलो जूल एनर्जी। इसके बाद वो कहता है कि आप लोगों ने कितने ग्राम अमाउंट यूज करनी है। इसका मतलब है इस अमाउंट को हमने पहले नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स में वैल्यू गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल्स हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ पर मास एल्यूमिनियम का 5 ग्राम है और एल्यूमिनियम का मोलर मास जो है वो 26.98 है। अगर आप लोग मैथ को मोलर मैथ से डिवाइड करते हो तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स एल्यूमिनियम के हासिल होते हैं और इसकी वैल्यू जो है वो 0.85 है। जस्ट आप लोगों ने इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। अगर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो ये एनर्जी भी कम होगी क्योंकि कम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं तो उस कंडीशन में इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा अमाउंट में ही हासिल होगी। इससे हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स की बेस पर हम ये बता सकते हैं कि एनर्जी कम प्रोड्यूस हो रही है या ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो इसका मतलब है एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और अगर नंबर ऑफ मोल्स कम है तो एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी। ये चीज क्लियर है? यस सर। ये चीज क्लियर है तो इसके बाद आप लोगों के न्यूमेरिकल जो असाइनमेंट नंबर 1 है जो आप लोगों ने सॉल्व करनी है, इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल जो है वो लिखवाता हूँ, नोट करवाता हूँ। सभी के पास बुक है? जी सर है। यस सर है। तो बुक में से मार्क कर लें जो आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 1 है जो आप लोगों ने सबमिट करवानी है फ्राइडे तक। नहीं सर जी थोड़ा सा टाइम नेक्स्ट वीक तक दें सर। मंडे तक जी है। सर थोड़ा सा टाइम दे दे, मेरी मंडे बुक तक ना वहाँ पे रह गई है लोर में।
मैं घर में मंडे हूँ। तक है, मंडे से ज्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। सर आज ट्यूसडे है, मतलब नेक्स्ट वीक जो पहला लेक्चर होगा तो उस दिन तक। नेक्स्ट वीक में मंडे की जो दिन है उस दिन तक। ठीक है, रात 12 बजे तक सर जी, एलएमएस पे चलिए अपलोड करनी है ठीक ना? है, एलएमएस पे ही अपलोड करनी है, रात 12 बजे तक टाइम है। अब ठीक है सर। जो न्यूमेरिकल है वो नोट कर लें। 9.63, 9.66, 9.67, 9.68, 9.74, 9.75, 9.76, 9.77 and 9.78। जी बताएं सर जी, शुरू से दोबारा मैं एक बताना, दफा वो शुरू दोबारा वाले से का है बता क्या? देता हूँ कि आप लोगों ने जो न्यूमेरिकल जो फर्स्ट असाइनमेंट में सॉल्व करके जमा करवाने हैं वो है 9.63, 9.66, 9.67, 9.68, 9.74, 9.75, 9.76, 9.77 and 9.78। ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने मंडे तक सॉल्व करके सबमिट करवाने हैं एलएमएस पर। और ये आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट है। और ये बिल्कुल सेम इसी तरह के न्यूमेरिकल हैं जिस तरह हमने अभी प्रैक्टिस किए हैं। ठीक है, इसके बाद अटेंडेंस। अदनान हसन, अली हसन, बुशरा, हाफिज जिशान अली, लियाकत, मोहम्मद उमर, Yes, sir. Present. मोहम्मद इरफान, शाहजेब जमान, Yes, sir. Present. अस्सलाम वालेकुम सर। सर इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? ये मैं एलएमएस पे अपलोड कर दूंगा। सर आपके पास बुक है पीडीएफ में? वो मैंने आपके क्लास के CR/GR से शेयर कर दी है और आपके लिए इसीलिए ग्रुप बनाया है ताकि उसमें ये हाफिज जो हुजैफा है ये आपके साथ शेयर कर देगा। ग्रुप में सेंड की हुई है सर, स्लाइड्स भी सेंड की। बस ठीक है, वैसे मैंने जो स्लाइड है वो एलएमएस पे भी अपलोड कर दी है। ठीक है सर। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। उमर आपके अटेंडेंस लगा दी है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।